तो आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो है जोसेफ बगो की द नार्सिसिस्ट यू नो। और इसका जो सबसे बड़ा और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाला आइडिया है वो ये है कि नार्सिसिज्म मतलब आत्ममुग्धता ये कोई हाँ या नहीं वाली चीज नहीं है। बिल्कुल। कोई बीमारी नहीं है जो किसी को होती है और किसी को नहीं। बिल्कुल, ये एक स्पेक्ट्रम है, एक पैमाना। हाँ, और हम सब उस पैमाने पर कहीं ना कहीं हैं। और ये पैमाना काफी बड़ा है। हाँ, और इन स्रोतों के अनुसार एक तरफ तो वो लोग हैं जिनमें ये लक्षण कभी कभार दिखते हैं, तो दूसरी तरफ वो भी हैं जिन्हें हम अत्यधिक नार्सिसिस्ट कह सकते हैं। और ये संख्या कम नहीं है। स्रोत बताते हैं कि हर 20 में से लगभग एक व्यक्ति हाँ इस श्रेणी में आता है जिनका व्यवहार खुद उनके और उनके आसपास के लोगों के लिए बहुत बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए नार्सिसिज्म के इन अलग अलग चेहरों को समझें। जी, और सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि उस जड़ तक जाएंगे जहां से ये व्यवहार पैदा होता है। और किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि इसकी जड़ अक्सर कोर शेम में छिपी होती है। हाँ, यानी बचपन से महसूस की जाने वाली एक गहरी शर्म। और सबसे जरूरी बात, इनसे निपटने की रणनीतियाँ। बिल्कुल, हम उन रणनीतियों पर भी विस्तार से बात करेंगे क्योंकि सिर्फ समस्या को समझना ही तो काफी नहीं है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। आपने नार्सिसिस्टिक कंटिन्यूअम यानी आत्ममुग्धता के स्पेक्ट्रम की बात की। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इसे ऐसे सोचिए कि ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, बल्कि एक वॉल्यूम नॉब है। किसी में ये वॉल्यूम बहुत कम होता है और सिर्फ तनाव या असुरक्षा के पलों में थोड़ा बढ़ता है। ठीक है। किसी में ये हमेशा थोड़ा ऊंचा रहता है और कुछ लोगों में ये इतना ज्यादा होता है कि उनकी पूरी पर्सनालिटी पर हावी हो जाता है। और इस वॉल्यूम को तय करने वाले दो मुख्य लक्षण हैं, है ना? जी। किताब दो मुख्य मनोवैज्ञानिक लक्षणों की बात करती है। पहला, खुद को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझना, ग्रैंडियोसिटी। हाँ, ग्रैंडियोसिटी। और दूसरा, दूसरों के लिए सहानुभूति या एम्पैथी की जबरदस्त कमी। और यहीं पर वो नार्सिसिस्टिक इंजरी का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। मतलब आत्मसम्मान पर लगने वाली चोटें, और ये तो हम सभी को लगती हैं। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी फिल्मी में। नेटली का उदाहरण है जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा। उसका दिन बहुत खराब गुजरता है। वो ऑफिस लेट पहुंचती है, बॉस से डांट पड़ती है, काम का रिव्यू खराब आता है और शाम को उसका बॉयफ्रेंड भी उससे नाराज हो जाता है। एक के बाद एक चोटें। हाँ, ये सब उसके आत्मसम्मान पर छोटी छोटी चोटें हैं। और एक सामान्य व्यक्ति इन चोटों से दुखी होता है, शायद दोस्तों से बात करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। हाँ, आगे बढ़ जाता है। लेकिन नार्सिसिज्म के स्पेक्ट्रम पर जो व्यक्ति थोड़ा आगे है, उसके लिए ये चोटें बर्दाश्त से बाहर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे जाकर उसकी उस गहरी भावना को कुरेदती हैं जिसे बर्गो कोर शेम कहते हैं। कोर शेम? यह शर्म की एक बहुत गहरी अवचेतन भावना है और ये अक्सर बचपन के बुरे अनुभवों से पैदा होती है। जैसे कि माता-पिता से प्यार ना मिलना, भावनात्मक उपेक्षा, दुर्व्यवहार या कोई और ट्रॉमा। मतलब ये पूरा आत्मविश्वास और दबदबा जो हम देखते हैं वो असल में एक मुखौटा है। हाँ, एक गहरे डर और शर्म को छुपाने का। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब जो व्यक्ति दुनिया को दिखा रहा है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, वो असल में अंदर ही अंदर इस डर से लड़ रहा है कि कहीं मैं किसी लायक नहीं हूँ। आपने से बिल्कुल सही पकड़ा। यह एक रक्षा कवच है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। नार्सिसिस्टिक व्यवहार इसी शर्म को छिपाने और खुद को ये यकीन दिलाने का एक तरीका है कि वो खास है, शक्तिशाली है और किसी भी कमी से बहुत ऊपर है। जी, और यहीं पर बात असल में दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि हर कोई इस शर्म से एक ही तरह से नहीं निपटता। स्रोत इस एक मूल समस्या के कई अलग अलग चेहरे या प्रकार बताते हैं। अच्छा, तो पहला समूह है आक्रामक और दबदबा बनाने वालों का। हाँ, इसमें सबसे पहला प्रकार बताया गया है बुलिंग नार्सिसिस्ट। जी, बुलिंग यानी धमकाने वाला नार्सिसिस्ट। इनके लिए दुनिया जैसे एक जंग का मैदान है। सही कहा। इनकी दुनिया विजेता और हारने वाले में बंटी होती है और उन्हें हर हाल में विजेता बनना है। हर हाल में हारना उनके लिए सिर्फ एक असफलता नहीं है, ये उनकी अंदरूनी शर्म को खुरेदने जैसा है जो उन्हें उनकी पुरानी कमजोरियों की याद दिलाता है। इसलिए वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। स्रोत में साइकिलिस्ट लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, अपनी विजेता की छवि बचाने के लिए उन्होंने डोपिंग की, झूठ बोला और जो भी उनके रास्ते में आया उसे धमकाया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हर आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया देना या जीत के लिए जुनूनी होना नार्सिसिज्म ही होता है? नहीं, एक बहुत जरूरी सवाल है। हम रोजमर्रा के गुस्से
और इस व्यवहार में फर्क कैसे कर सकते हैं? फर्क पैटर्न और तीव्रता में है। एक सामान्य व्यक्ति को भी हारना पसंद नहीं। सही बात है। लेकिन बुलिंग नार्सिसिस्ट के लिए ये अस्तित्व का सवाल बन जाता है। उनकी प्रतिक्रिया हमेशा जरूरत से ज्यादा होती है। और इसी से जुड़ा है दूसरा प्रकार, विंडिक्टिव यानी प्रतिशोधी नार्सिसिस्ट। ये तो और भी खतरनाक लगता है भी। ये सिर्फ जीतना नहीं चाहता, बल्कि उसे अपमानित और बर्बाद कर देना चाहता है जिसने उसे चुनौती दी है। ये किसी भी आलोचना को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे एक व्यक्तिगत हमले के तौर पर देखते हैं। हाँ, और बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। उनकी सोच होती है, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, अब मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा चोट पहुंचाऊंगा। तो ये तो हुए वो लोग जो आक्रामक तरीके से काम करते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि कुछ लोग इसी काम को ज्यादा चालाकी से, आकर्षण से भी करते हैं, है ना? बिल्कुल। ये दूसरा समूह है, मैं खास हूं वाला। हाँ, और इनमें सबसे आम है ग्रैंडियोज नार्सिसिस्ट, मतलब मैं दुनिया का राजा हूं टाइप। ये तो बहुत करिश्माई और आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं। जी, और अक्सर दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर हक की भावना, मतलब सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, बहुत ज्यादा होती है। उन्हें लगता है कि नियम कानून उन पर लागू नहीं होते। हाँ, वो आम लोगों के लिए हैं। स्रोत में कान्ये वेस्ट का जिक्र है। उनके सार्वजनिक व्यवहार में, चाहे वो अवार्ड शो हो या इंटरव्यू, अक्सर ये भावना झलकती है कि वो सबसे ऊपर हैं और उन्हें कुछ भी कहने या करने का हक है। और ये सिर्फ प्रसिद्धि तक सीमित नहीं है। किताब का एक स्याह पहलू भी है। हाँ, जहां बताया गया है कि चार्ल्स मैनसन जैसे कल्ट लीडर भी इसी श्रेणी में आते थे। ये सोचना भी डरावना है। ये बिल्कुल सही है। मैनसन का असाधारण आत्मविश्वास और करिश्मा ही था जिसने अनुयायियों को आकर्षित किया। लेकिन लेखक का तर्क है कि इसके पीछे बचपन का गहरा ट्रॉमा, उपेक्षा और अकेलापन था। मतलब ये भव्यता। हाँ, ये भव्यता और खुद को भगवान जैसा समझना असल में उस गहरी शर्म और महत्वहीनता की भावना को छिपाने का एक बहुत ही चरम तरीका था। और इसी समूह का एक और दिलचस्प प्रकार है सिडक्टिव नार्सिसिस्ट। ये धमकाते नहीं, बल्कि अपने आकर्षण से आपको मोह लेते हैं। जी, ये आपको दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस कराएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आप पर पूरा ध्यान देंगे। लेकिन सिर्फ तब तक। हाँ, सिर्फ तब तक जब तक उन्हें बदले में तारीफ और प्रशंसा मिल रही है। स्रोत इसे बड़ी अच्छी तरह से म्यूचुअल एडमरेशन सोसाइटी कहते हैं। वाह, म्यूचुअल एडमरेशन सोसाइटी। स्रोत ने तो इसे क्या खूब नाम दिया है ना? ये तो सुनने में एक बहुत खोखला रिश्ता लगता है। मतलब जैसे ही सामने वाला व्यक्ति अपनी जरूरतें जाहिर करता है या तारीफ करना बंद कर देता है, रिश्ता खत्म। उनके लिए रिश्ता एक भावनात्मक लेन देन है, असली जुड़ाव नहीं। जैसे ही उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, वे उसे छोड़कर किसी नए प्रशंसक की तलाश में निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब तीसरे समूह पर आते हैं, जो खुद को दूसरों से बेहतर तो समझते हैं, लेकिन शायद ज्यादा सूक्ष्म तरीकों से। जैसे कि नो इट ऑल नार्सिसिस्ट। मुझे लगता है हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे किसी न किसी इंसान से जरूर मिले हैं। हाँ, यकीनन मिले होंगे। किताब में मोनिका का उदाहरण है, जो एक डिनर पार्टी में बातचीत पर सिर्फ इसलिए हावी रहती है ताकि वो अपना ज्ञान दिखा सके। हाँ, वो किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देती, हर विषय पर अपनी राय रखती है, चाहे उसे उस बारे में पता हो या ना हो। ऐसी बातचीत के बाद इंसान कितना थक जाता है ना? बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सच में इतना जानते हैं? बर्गों का तर्क ये है कि ये धोखेबाज या इम्पोस्टर के तौर पर उजागर होने के डर से बचने का एक तरीका है। अच्छा। उन्हें अंदर से डर लगता है कि वो असल में उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना दिखाते हैं, इसलिए वे लगातार बोलकर और अपना ज्ञान दिखाकर इस डर को दबाने की कोशिश करते हैं कि अगर वे हर बात जानते होंगे तो कोई उनकी कमियों को नहीं देख पाएगा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा आखिरी प्रकार है सेल्फ राइचियस नार्सिसिस्ट। ये वो लोग हैं जो नैतिक रूप से खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। जी, ये किसी ऊंचे नैतिक आसन पर बैठकर दुनिया को जज करते हैं। स्रोत में फियोना का किरदार है, जो पशु अधिकारों की एक कट्टर कार्यकर्ता है। हाँ, और वो अपने विचारों से असहमत होने वाले हर व्यक्ति से, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी रिश्ता तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए दुनिया काले और सफेद में बटी होती है। सिर्फ वही सही है और जो उससे सहमत नहीं वो एक बुरा इंसान है। तो ये एक श्रेष्ठता की भावना भी नार्सिसिज्म का ही एक रूप है, जो शर्म से बचाता है। मैं गलत नहीं हो सकता क्योंकि मैं नैतिक रूप से सही हूँ। तो हमने इन अलग अलग चेहरों को तो समझ लिया, लेकिन जब ये व्यवहार परिवार में या करीबी रिश्तों में होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत गहरा। खासकर बच्चों पर,
स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे किताब में नार्सिस्टिक पेरेंट कहा गया है। ये वो माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का एक जरिया बनाते हैं। वो अपने बच्चे को एक अलग इंसान के तौर पर नहीं देखते। नहीं, बल्कि अपनी खुद की छवि के विस्तार के तौर पर देखते हैं। उनकी उपलब्धियां माता पिता की होती हैं और उनकी असफलताएं भी। स्रोत में टाइगर वुड्स और उनके पिता अर्ल वुड्स का उदाहरण है जो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, अर्ल ने टाइगर को दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फर बनाने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। लेकिन इस प्रक्रिया में टाइगर की अपनी भावनात्मक जरूरतें, उसके अपने सपने, सब नजरअंदाज हो गया। उसे सिर्फ एक चीज के लिए प्यार मिला, गोल्फ में जीतना। और ये दिखाता है कि कैसे, जैसा कि किताब कहती है, नार्सिसिज्म को जन्म देता है। सही कहा। बच्चा या तो अपने माता पिता जैसा ही नार्सिसिस्ट बन जाता है या फिर जीवन भर शर्म और अपर्याप्तता की भावना से जूझता रहता है कि वो कभी भी काफी अच्छा नहीं है। और एक और गंभीर प्रकार जिसका जिक्र है वो है एडिक्टेड नार्सिसिस्ट। यहाँ लत और नार्सिसिज्म का क्या संबंध है? इनका बहुत गहरा संबंध है। नशा, चाहे वो ड्रग्स का हो, शराब का हो, जुए का हो या फिर आज के जमाने में ऑनलाइन गेमिंग का, वो उस कोर शेम से बचने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन जाता है, एक तरह का एस्केप। हाँ, स्ट्रोथ में यान का मामला है जो अपनी असल जिंदगी की समस्याओं, बेरोजगारी और टूटे रिश्तों से बचने के लिए एक ऑनलाइन गेम में दिन रात लगा रहता है। उस वर्चुअल दुनिया में वो एक हीरो है। हाँ, एक विजेता है, जबकि असल जिंदगी में वो अपनी शर्म और असफलता से भाग रहा है। धीरे धीरे वो लत लोगों से, रिश्तों से, हर चीज से ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये तो एक बहुत ही जटिल और दुखद तस्वीर है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इनसे निपटने का तरीका क्या है? स्रोत क्या रणनीतियां सुझाते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि इन लोगों को बदलना तो लगभग नामुमकिन है। और स्रोत यही कहते हैं, पहली और सबसे मुश्किल बात जो स्वीकार करनी पड़ती है वो ये है कि आप उन्हें नहीं बदल सकते। बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। जी, यानी ये समझना कि आपकी अपनी शर्म और कमजोरियां क्या हैं और ये उस नार्सिस्टिक व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते को कैसे प्रभावित करती हैं। अपनी ऊर्जा उस लड़ाई में नहीं लगानी है जिससे आप जीत नहीं सकती। बिल्कुल। तो कुछ व्यवहारिक रणनीतियों की बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? सबसे पहली है सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बेहद मुश्किल, खासकर नार्सिस्टिक माता पिता या पार्टनर के साथ। हाँ, इसका मतलब हो सकता है कि आप उनसे कितनी बार मिलेंगे, कितनी देर बात करेंगे, किन विषयों पर बात नहीं करेंगे। हाँ, ये सब तय करना। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, खासकर जब बात परिवार की हो। उस उम्मीद को छोड़ देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और किताब इस पर बहुत जोर देती है। इसमें उस माता पिता या पार्टनर के लिए शोक करना भी शामिल है जो आपको कभी नहीं मिला, और इस उम्मीद को छोड़ना कि वे एक दिन बदलेंगे और आपको वो प्यार देंगे जिसके आप हकदार हैं। ये एक तरह की भावनात्मक विदाई है। जी। जब तक आप उस उम्मीद को पकड़े रहेंगे, वे आपको कंट्रोल करते रहेंगे। ठीक है। और दूसरी रणनीति है बदला लेने से बचना, मतलब सीधे टकराव से बचना। जी, स्रोत साफ कहते हैं कि सीधे टकराव से बचना चाहिए क्योंकि एक नार्सिसिस्ट, खासकर प्रतिशोधी नार्सिसिस्ट, वो इसे एक चुनौती के रूप में देखेगा। बिल्कुल, और मामला और बिगड़ सकता है। वे जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपकी इज्जत उछाल सकते हैं, आपके खिलाफ झूठ फैला सकते हैं। तो शांत रहना ही बेहतर है। शांत रहना और सीधे लड़ाई में न उलझना। और इसी से जुड़ा है रिकॉर्ड रखना। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन क्यों जरूरी है? ये खासकर प्रतिशोधी या बुलिंग नार्सिसिस्ट के साथ व्यवहार करते समय बहुत जरूरी हो सकता है। अगर मामला कानूनी हो जाए या काम की जगह पर कोई समस्या हो, हाँ, तो घटनाओं का रिकॉर्ड रखना, जैसे ईमेल, मैसेज या घटनाओं की एक डायरी बनाना आपको सुरक्षित रख सकता है। क्योंकि वो अक्सर कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और आपको ही दोषी ठहराते हैं। आपके पास तथ्य होने चाहिए। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात जो स्रोत कहते हैं वो है खुद को बदलना, उन्हें नहीं। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारा ध्यान अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने पर होना चाहिए, ना कि सामने वाले को बदलने की व्यर्थ कोशिश में। जी, आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उनके व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप उनकी बातों से अपनी आत्मछली को प्रभावित होने देती हैं? क्या आप उनके बनाए ड्रामा में खिंची चली जाती हैं? बिल्कुल, अपनी ऊर्जा खुद को इस सब से बचाने और एक स्वस्थ जीवन बनाने में लगानी चाहिए।
तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि नार्सिसिज्म एक बहुत ही जटिल मानवीय व्यवहार है। ये एक स्पेक्ट्रम है और इसके अलग अलग रूप अक्सर किसी गहरी मनोवैज्ञानिक चोट और शर्म से बचने के तरीके होते हैं। बिल्कुल। इन व्यवहारों को पहचानना और उनके पीछे की वजह को समझना ही इनसे निपटने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात, किताब ये भी कहती है कि हम सब में, खासकर तनाव या दबाव में, थोड़ी बहुत नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियां होती हैं। जब हम थके होते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, या जब हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है, तो शायद हम भी दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं या खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो विचार करने वाला सवाल ये है, जब हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है तो हम अपनी रक्षा कैसे करते हैं? हम कौन सा रक्षा कवच इस्तेमाल करते हैं? क्या हम दूसरों पर दोष मरते हैं? क्या हम खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ दिखाते हैं या हम बातचीत पर हावी होने की कोशिश करते हैं? खुद में इन पैटर्न को पहचानना खुद को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद को और दूसरों को बेहतर समझने की दिशा में एक कदम है, जिससे हम ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और बेहतर रिश्ते बना सकते हैं।